अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? जैसे कि आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्रिप्शन, यानी हमने इसमें डिस्क्राइब करना है। हमने इसमें डिस्क्राइब क्या करना है? हम इसमें किसी भी करंट सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी फिनोमिना को कर सकते हैं, हम किसी पॉपुलेशन को, किसी ट्रेंड को डिस्क्राइब करते हैं जो कि ऑन गोइंग होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ कंडक्टेड विद द प्रेजेंट, यानी जो चीज़ चल रही है ये उसके साथ कंसर्न्ड होती है, एंड अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द एग्जिस्टिंग स्टेटस ऑफ फिनोमिना अंडर इन्वेस्टिगेशन। और इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग फिनोमिना है हमने उसको, उसका करंट स्टेटस हमने जानना है या उसको हमने स्टडी करना है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और फिनोमिना बीइंग स्टडीड, यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज़ की जाती है ताकि आप किसी भी फिनोमिना या किसी भी पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को जान सकें। Descriptive research has the purpose of observing and recording behavior. For example, how much time does an average student spend on watching TV? यानी इसकी एग्जाम्पल एक इस तरह से दी गई है कि कितना टाइम एक बच्चा टीवी देखने में गुजारता है। इसमें इसका जो फोकस है वो है हाउ मच, ठीक है। इसका फोकस ये नहीं है कि वो इतना टाइम टीवी के साथ क्यों गुजारता है, ठीक है। The purpose of a descriptive research is to examine a phenomena that is occurring at a specific place and time. इसमें ये होता है कि आप जब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अटेम्प्ट कर रहे होते हो या कंडक्ट कर रहे होते हो, आप उसमें ना कंट्रोल कर रहे हो ना आप उसमें कोई मैनिपुलेशन कर रहे हो। यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन से ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन फोकस करता है वाई पे, यानी कॉज पे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो चीज़ चल रही है ऑन गोइंग, आपकी उसके बारे में क्या ख्याल है या आप उसके बारे में क्या राय रखते हैं, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट करते हो। Our descriptive research is concerned with conditions, practices, structures, differences, or relationships that exist, public opinions, processes that are going on, or trends that are evident. Descriptive research provides a broad picture of a phenomena you might be interested in exploring. आप किसी भी फिनोमिना को अगर जानना चाहते हो, आप उसकी बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हो, तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्क करते हो। करंट एम्प्लॉयज़ रेट, सेंसस ऑफ एनी कंट्री, नंबर ऑफ वर्किंग सिंगल पेरेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यानी ये सारी अगर आप एग्जाम्पल्स देखें तो ये वो हैं जो करंटली जिसको हमने स्टडी करना है। या आप ये देख लें कि अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट को स्टडी करना तो भी आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड ही करोगे। या फिर आपने देखना है कि किसी स्कूल में ड्रॉप आउट रेट क्या है तो भी आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही करोगे। यानी प्रेजेंट में क्या चीज़ चल रही है और कैसे चल रही है इसको जानने के लिए आपने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है। लोगों की राय लेने के लिए आपने डिस्क्राइब करना है किसी भी इवेंट को, किसी भी सिचुएशन को या किसी भी फिनोमिना को। आपने इसके कॉज पे नहीं जाना, आपने इसके रीजंस पे नहीं जाना। रिसर्च डिज़ाइन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे इनकम ऑफ टीचर्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद देयर परफॉर्मेंस, पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में, उससे उनके अचीवमेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। हाउ मैनी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ प्राइमरी स्कूल इन लाहौर, इफेक्ट ऑफ मैथमेटिक एनजाइटी ऑन पंजाब पब्लिक सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स मैथमेटिक अचीवमेंट, फ्रॉम वेयर कस्टमर्स डू ग्रॉसरी एवरी मंथ, यानी कि वो मॉल से कर रहे हैं, सुपरमार्केट से करते हैं, जनरल स्टोर से करते हैं या मार्ट से करते हैं। यानी जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं या जो भी आपके इंटरेस्ट चल रहे हैं, किसी भी फिनोमिना की जो भी करेक्टरिस्टिक्स, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, जो भी उनकी बिलीव्स हैं, अगर हमने वो सारी चीज़ें स्टडी करनी है तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करेंगे। अगेन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है कि आपको कॉज प्रोवाइड नहीं करेगी, लेकिन ये आपको किसी भी फिनोमिना का करंट स्टेटस प्रोवाइड कर देगी। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कंडक्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। आप उस प्रॉब्लम के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना लेते हो। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप देखते हो कि मैंने इसको फुलफिल करने के लिए कौन से टूल्स या कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने। डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद आप डाटा एनालिसिस करते हो और एंड पे आप उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर देते हो। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कुछ मेथड्स होते हैं। There are variety of descriptive research methods available. The nature of the question that needs to be answered drives which method is used.
यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के ये तीन जो मेथड्स हैं ये कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च की नेचर क्या है, आप किस एरिया को सर्च करना चाहते हैं, आप किस चीज़ को, किस फिनोमिना को किस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं। तो ये बेस करता है कि आपने किस टाइप की डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है। ईदर यू आर डूइंग केस स्टडी और सर्वे और ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज़ केस स्टडी? केस स्टडी क्या होती है? ये आप एक छोटे पैमाने पे करते हो। इसमें आप सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल को भी देख सकते हो और इसमें आप स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भी स्टडी कर सकते हो। किसी भी सर्टन बिहेवियर को जानने के लिए या किसी हादसे का इफेक्ट चेक करने के लिए आप केस स्टडी करते हो, या कुछ भी किसी का इबनॉर्मल बिहेवियर है उसको स्टडी करना चाहते हो तो आप केस स्टडी करते हो। किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया है जो कि अनयूजुअल है या डिफरेंट है, आप उसको स्टडी करने के लिए भी केस स्टडी करते हो। Sometimes the data in a descriptive research project are based on only a small set of individuals, often only one person or a single small group. Sometimes case study involves ordinary individual. ये भी होता है कि आप जब स्टडी कर रहे हैं वो एक ऑर्डनरी इंडिविजुअल है उसको आप देख रहे हैं, या बहुत ज़्यादा स्मॉल सेट ऑफ ग्रुप है आप उसको स्टडी करना चाह रहे हो। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे ऑब्जर्व्ड हिज ऑन चिल्ड्रन, यानी उसने अपना ही बच्चा देखा था, उस पर उसने केस स्टडी की थी। और ये केस स्टडी क्यों की जाती है? जब आप किसी के अंदर कुछ अनयूजुअल देख रहे हो या फिर आप किसी इंसान ने कुछ इबनॉर्मल एक्सपीरियंस किया जो कि अनयूजुअल है, जो कि बहुत रेयर है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। More frequently, case studies are conducted on individual who have unusual or abnormal experiences. The assumption is that by carefully studying these individuals, we can learn something about human nature. ये कहा जाता है कि जब आप केस स्टडी करते हो, इन इंडिविजुअल को जब आप केयरफुली स्टडी कर रहे होते हो तो इससे आपको ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत कुछ जानने में मदद मिलती है। Stake further pointed out, case study is not a methodological choice but a choice of what is to be studied. स्टेक ने कहा था कि जो केस स्टडी है वो एक चॉइस नहीं है, वो आपके पास एक मेथड की चॉइस नहीं है, बल्कि वो बेस करती है कि आप स्टडी क्या करना चाह रहे हो। अगर कुछ ऐसा इवेंट हो गया है तो ही आप केस स्टडी कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से केस स्टडी नहीं कर सकते। जिस तरह आप बाकी रिसर्च मेथड्स कर सकते हो, जैसे अगर आप कॉज चेक करना चाहते हो तो आप वो कर लेते हो, एक्सपेरिमेंटल कर लेते हो। अगर आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाह रहे हो तो आप डिस्क्रिप्टिव कर लेते हो। अगर आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो आप हिस्टोरिकल कर लेते हो। ये आपके पास ऑप्शन होता है। केस स्टडी का आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। ये कोई मेथड इस तरह का नहीं है कि जिसके लिए आपके पास चॉइस हो कि आप ये दिल कर रहा है आपका इसलिए आप कर रहे हैं। नहीं, ये आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब इसकी ज़रूरत होती है। अ वेल नोन केस स्टडी इज़ फिनिश गेज। फिनिश गेज एक आदमी था। इसकी जो केस स्टडी है ये सबसे ज़्यादा जानी मानी है, कह लें। ये एक किसी फैक्ट्री में काम करता था गालिबन। वहाँ पे एक आयरन रॉड जो है वो इसके स्कल से जाके, ये देखें जिस तरह ये तस्वीर में है ना, ये सारी क्रॉस हो गई थी। ठीक है, इन्होंने इस बंदे को स्टडी किया था। तो ये क्या हुआ? केस स्टडी। इन्होंने क्या स्टडी किया था कि उस वक्त इसने फील क्या किया, इसके इमोशंस क्या थे, इस तरह की चीज़ें। एज वेल एज जब ये वैसे बच गया था, लेकिन जो इसका ये पार्ट सारा डैमेज हुआ था, इन्होंने इस डैमेज्ड पार्ट को भी स्टडी किया था ताकि इसको रिसर्च करके ये चीज़ जानी जा सके कि दिमाग का ये वाला सारा हिस्सा किन किन चीज़ों में हमें मदद देता है। सो अ वेल नोन केस स्टडी इज फिनिश गेज, a man whose thoughts and emotions were extensively studied after a tamping iron were blasted through his skull in an accident. Although there is a question about the interpretation of this case study, it did provide early evidence that the brain's frontal lobe is involved in emotion and morality. और उन्होंने जब इन्होंने इसके दिमाग के ये वाले हिस्से को रिसर्च किया था, मतलब इस पर जब इसने प्रॉपर सर्च वर्क किया था, तो इन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि जो सा दिमाग की हमारी ये फ्रंटल लोब होती है, इसमें हमारे इमोशंस और हमारी मोरालिटी बेस कर रही होती है। दूसरी टाइप आ जाती है हमारे पास सर्वे। अ सर्वे इज़ अ रिसर्च मेथड यूज फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स टू गेन इन्फॉर्मेशन एंड इंसाइट इनटू वेरियस टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। सर्वे एक ऐसा मेथड है जो कि कॉमनली यूज़ होता है जब आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप सर्वे मेथड कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इजी टू डू होता है। इसमें ये होता है कि आपका समटाइम पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होता, लेकिन आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसमें ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों तरह के क्वेश्चन शामिल होते हैं, और इसमें आपने जिस भी फिनोमेना के बारे में राय लेनी होती है, या आपने कुछ भी डिस्क्राइब करना है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लमेटिक एरिया मिल रहा है, तो उसका आपको सोल्यूशन मिल जाता है।
There are different type of surveys such as school survey, public opinion survey, follow-up survey और documentary analysis etc. स्कूल सर्वे यानी एजुकेशनल बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं या उसकी बेटरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्कूल सर्वे करते हैं। आप लोगों का ओपिनियन लेना चाहते हैं किसी भी नए प्रोडक्ट के बारे में या ऑलरेडी यूज प्रोडक्ट के बारे में, आप उसके लिए पब्लिक ओपिनियन ले सकते हैं। फॉलोअप सर्वे ये होता है कि अभी आप जैसे किसी एक सर्टन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो आप न्यू कमर्स को जिस इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे तो दैट वुड बी फॉलोअप सर्वे। फिर उसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस। डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस में ये चीज़ें देखी जाती हैं कि डॉक्यूमेंट्री इवेंट के कितने अरसे बाद लिखी गई थी, ये किसने लिखी थी, जिस बंदे ने भी लिखी थी क्या वो इतना कैपेबल है या नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से एनालिसिस किया जाता है डॉक्यूमेंट का। दैट इज़ सर्वे मेथड। अब जो हमारे पास थर्ड टाइप आती है वो है ऑब्जर्वेशन। टिपिकली जो रिसर्चर होता है वो दो तरह की ऑब्जर्वेशन करता है, या तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है, या फिर लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन होती है। जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है वो चीज़ें एज इट इज़ जैसे चल रही होती हैं, बस रिसर्चर वहाँ पे बैठता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसको राइट डाउन कर लेता है। लेकिन जो लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन होती है वो रिसर्चर के अपने हाथ में होती है, उसके पास उसका प्रॉपर कंट्रोल होता है और वो प्रॉपर एग्जामिनेशन करता है, प्रॉपर उसमें वो एक्सपेरिमेंट करता है, फिर वो टेस्टिंग करता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन जो है उसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये भी दे सकती हूँ कि जिस तरह एक रिसर्चर एक ग्राउंड में बैठा है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तो वो ये चीज़ ऑब्जर्व करेगा बच्चे किस तरह खेल रहे हैं, किस एज के बच्चे किस खेलों में मसरूफ़ होते हैं, या वो आपस में बात करते हैं तो वो किस तरह की बात करते हैं। और लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन जो है वो सीरियस केसेस में की जाती है, यानी कोई ड्रग नहीं इंट्रोड्यूस करवानी है या फिर कोई नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए लेबॉर्ट्री ऑब्जर्वेशन होती है। थैंक यू सो मच।